हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होती है, वो लाइट माइक्रोस्कोपी से कैसे डिफरेंट होती है। तो हमने पढ़ा था कि लाइट माइक्रोस्कोपी में क्या होता है कि हमारी लाइट यूज़ होती है एज ए सोर्स, और यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ होती है एज ए सोर्स। दूसरा हमने पढ़ा था कि लाइट माइक्रोस्कोपी में क्या होता है कि ग्लास के लेंसेज यूज़ होते हैं, और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस यूज़ होते हैं। तीसरा हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन पावर बहुत ज़्यादा होती है लाइट माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में, और इसकी मैग्नीफिकेशन पावर भी जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो आइए चलिए आज हम पहला माइक्रोस्कोप डिस्कस करते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमने पहले ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे क्या होता है कि एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो ट्रांसमिट होती है थ्रू स्पेसिमेन, और फिर वो जो है वो इमेज बनाती है। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है। एक हॉलो सिलेंड्रिकल कॉलम होता है, जैसे कि हम देख रहे हैं ये एक सिलेंड्रिकल कॉलम टाइप से है। ये पूरा ऐसे होता है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एक कॉलम होता है। उसमें जो है ये पैक रहते हैं ये सारे कंपोनेंट्स जो आपको दिख रहे हैं ये रहे डायग्राम में। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, एक हॉलो सिलेंड्रिकल कॉलम होता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो पास होती है। और इस कॉलम के जो सबसे टॉप में होता है वहाँ पे क्या होता है, कैथोड होता है। कैथोड का मतलब निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। और यहाँ से क्या होता है, एक यहाँ पे एक टंगस्टन का वायर होता है, और इस टंगस्टन के वायर को हम हीट करते हैं। जब हम इसे हीट करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो जनरेट होती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन की बीम जनरेट होती है उसके बाद फिर ये कहाँ आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडेंसर लेंस में। यहाँ पे क्या होता है कि हाई वोल्टेज अप्लाई की जाती है। हाई वोल्टेज क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है। और यहाँ पे नीचे जो है एनोड होता है, और एनोड क्या होता है, एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। तो एनोड की तरफ जो है ये सारे इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो डायरेक्ट होती है बाई द हेल्प ऑफ वोल्टेज। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं फिर उसके बाद एक्सेलरेट होते हैं एज ए फाइन बीम। इलेक्ट्रॉन ये देखिए यहाँ पे एक बीम की तरह जो है एक्सेलरेट हो रहे हैं। और ये क्यों होते हैं, क्योंकि एक हाई वोल्टेज अप्लाई की जाती है कैथोड के और एनोड के बीच में। तो देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जो है कंपोनेंट्स देख सकते हैं। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडेंसर लेंसेज हैं। ये हमारा टंगस्टन का इलेक्ट्रॉन सोर्स हो गया। यहाँ पे हम फिर स्पेसिमेन रखते हैं, और इलेक्ट्रॉन की बीम यहाँ से आती है कैथोड से निकल के, और उसके बाद फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस में आती है। वहाँ से जो है कंडेंसर लेंस उस बीम को स्पेसिमेन की तरफ जो है फॉरवर्ड करते हैं, और फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव लेंस पे जाती है। और फिर प्रोजेक्शन लेंस होते हैं, जैसे कि आईपीस लेंस होते हैं हमारे लाइट माइक्रोस्कोप में, यहाँ पे हमारे प्रोजेक्शन लेंस होते हैं। फिर वो प्रोजेक्शन लेंस से आगे जाती है बीम, और जो है वो इमेज बनाती है। और देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे बीम ऑफ लाइट, जैसे कि लाइट की बीम जो है वो फोकस होती है ग्लास लेंसेज से लाइट माइक्रोस्कोप में, वैसे ही निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की बीम जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज जो हैं वो उसे फोकस करते हैं। और ये मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है वो कैसे होती है कंट्रोल, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो मैग्नेटिज्म कंट्रोल होगा बाई करंट प्रोवाइडेड टू दिस। ठीक है। तो करंट जितना ज़्यादा हम देते हैं, करंट को हम कम ज़्यादा करके मैग्नेट की स्ट्रेंथ को जो है कम ज़्यादा करते हैं, और इसी से हमारी जो है इलेक्ट्रॉन की बीम जो है एक्सेलरेट होती है या मूव होती है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि एयर जो होती है, एयर को जो है हम कॉलम से पंप आउट कर देते हैं, और वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करते हैं। जो हमारा पूरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो कॉलम होता है वहाँ पे हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं। वैक्यूम क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रॉन की बीम किसी भी एयर पार्टिकल से टकराए ना, उसका कोलिजन ना हो, और उसकी स्पीड रिटार्ड ना हो, और उसकी प्री मैच्योर स्कैटरिंग, मतलब ऐसा ना हो कि वो पहले ही स्कैटर्ड हो जाए कोलाइड करके किसी भी एयर मॉलिक्यूल से। तो इसीलिए जो है हम अपने कॉलम में यहाँ पे वैक्यूम मेंटेन रखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के। बल्कि हमें लाइट माइक्रोस्कोप में ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में माइक्रोस्कोप में इमेज फॉर्मेशन जो होता है ये डिफरेंशियल स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से होता है। जैसे कि हमारे लाइट माइक्रोस्कोप में, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, लाइट माइक्रोस्कोप में हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है
वो होता है डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट से, या एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट से जो है हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, हमारा स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की स्कैटरिंग से, या डिफरेंशियल स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब अलग अलग जगह से इलेक्ट्रॉन की जो स्कैटरिंग है स्पेसिमेन से वो अलग अलग होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन जहाँ पे डेंस हैं, जहाँ पे हमारा स्पेसिमेन डेंस है, वहाँ पे हमारे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पास नहीं कर पाएंगे, और जहाँ पे हमारा स्पेसिमेन जो है वो हमारा स्पेसिमेन जहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, वहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनेल ही नहीं है, साइटोप्लाज्म है, वहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा पास कर जाएगा। तो स्कैटरिंग जो है अलग अलग तरीके से होगी। तो डिफरेंशियल स्कैटरिंग जो है उससे इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे जो है होता है। यहाँ पे एक चीज़ और बताई जा रही है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्पेसिमेन से जो पास होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, और बाकी के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो जो बचते हैं उनसे इमेज बनती है। ठीक है। तो यहाँ पे और अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग जो है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स जो स्कैटर होते हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने बताया, डेंसिटी पे एक तो स्पेसिमेन की डिपेंड करता है, और थिकनेस पे। तो डेंसिटी स्पेसिमेन में कहाँ पे ज़्यादा होगी, जहाँ पे कोई ऑर्गेनेली होगा स्पेसिमेन में। और थिकनेस जो है स्पेसिमेन की क्या है, इस चीज़ पे भी जो है ये अमाउंट स्कैटरिंग कितनी हो रही है इलेक्ट्रॉन की, ये चीज़ जो है डिपेंड करता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जहाँ पे ज़्यादा जो है फॉल होते हैं, वो जगह जो है हमें डार्कर दिखती है। और ये भी बताया जा रहा है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट रीजन होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो जगह ट्रांसपेरेंट होती है वो जगह हमें ब्राइटर दिखती है। इसका मतलब कि अगर हम कोई स्पेसिमेन रखते हैं और नहीं रखते, तो इसमें क्या डिफरेंस होगा। अगर हम मान लीजिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कोई भी हम स्पेसिमेन नहीं रखते, तो क्या होगा, हमारे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पास हो जाएंगे और स्कैटर नहीं होंगे। तो इससे क्या होगा, हमें एक ब्राइट इमेज मिलेगी। और अगर हम स्पेसिमेन को रखते हैं, तो वो एरियाज़ जहाँ पे हमारा स्पेसिमेन जो है वो डेंसर है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमारा क्या होगा, कम इलेक्ट्रॉन वहाँ से एमिट होंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, वो एरिया डार्कर हो जाएगा। और जहाँ पे हमारे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, यानी कि ट्रांसपेरेंट रीजन जो होगा, जैसे कि साइटोप्लाज्म वगैरह होंगे, तो वहाँ पे हमारा जो है वो ब्राइटर इमेज, वहाँ पे जो है ब्राइट हो जाएगा हमारा स्पेसिमेन। हमारी इमेज में वहाँ पे जो है वो ब्राइट दिखाएगा। और इमेज यहाँ पे क्या होता है, कैसे बनती है, यहाँ पे जो इमेज रिकॉर्ड की जाती है वो एक फॉस्फोरोसेंट स्क्रीन पे रिकॉर्ड की जाती है, या तो वो किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे भी हम जो है स्पेसिमेन की जो है इमेज ले सकते हैं, और या तो फिर हम हाई रिजोल्यूशन डिजिटल कैमरा में भी ये इमेज रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि स्कैटरिंग को हम करने के लिए, कि हमारा स्पेसिमेन में स्कैटरिंग हो, तो इसके लिए हमें ऐसे ही हम उसको अपने स्पेसिमेन को नहीं रख सकते इस माइक्रोस्कोप में। उसके लिए हमें स्टेनिंग करनी पड़ती है। स्टेनिंग कैसे मटेरियल से करनी पड़ती है, जहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल हो। मतलब कि अगर हम ऐसे ही रख देंगे स्पेसिमेन को, तो वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन का एब्जॉर्प्शन या स्कैटरिंग जो है वो इतने अच्छे से नहीं होगी। लेकिन जब हम उसको जो है स्टेन कर देंगे, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स की स्कैटरिंग अच्छे से होगी इसमें। तो इसीलिए हम जो है यहाँ पे जो है इसको स्टेन करते हैं, और स्टेन करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, हमें जो है एक अच्छा कंट्रास्ट मिलता है स्टेन करने से। तो हम क्या करते हैं, और सबसे पहले उसके पहले हम क्या करते हैं कि स्पेसिमेन की स्लाइसिंग कर देते हैं, और उसको जो है हैवी मेटल्स से स्टेन करते हैं, जैसे कि यूरेनियम और लेड। तो पहले हम सैंपल को लेंगे, उसकी स्टेनिंग करेंगे और उसको इसकी स्लाइसिंग करेंगे, फिर उसको जो है इमर्स कर देंगे, मतलब डुबो देंगे हैवी मेटल्स यानी कि यूरेनियम और लेड के साल्ट्स में। तो उसके बाद वो जो है वो हम उसको देखने लायक वो हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, क्योंकि अब वो इलेक्ट्रॉन डेंस जो है उसमें कोटिंग हो गई है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये जो है ये हमारा एक 2D इमेज बनाता है, ये हमारा 3D इमेज फॉर्म नहीं करता। देखिए यहाँ पे ये सब 2D इमेज है, इसमें से कोई भी 3D इमेज नहीं है। बल्कि जो हमारा सैम है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको कि हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो वो हमारा 3D इमेज बनाता है। आइए चलिए एक बार इसकी एप्लीकेशंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ क्यों होता है, कि अगर हमें किसी सेल की या किसी
पार्टिकल की मॉर्फोलॉजी देखनी है तो मॉर्फोलॉजिकल, टोपोग्राफिकल और कंपोजिशनल एनालिसिस अगर हमें किसी सैंपल या स्पेसिमेन की करनी है तो उसके लिए हमारा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी यूज़ होता है। दूसरी चीज़, अगर हमें क्रिस्टल्स की स्टडी करनी है तो हम उसकी स्टडी भी जो है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू कर सकते हैं। ये टेक्निक जो है हमारी स्ट्रक्चर और टेक्सचर दोनों को देख सकती है किसी भी स्पेसिमेन के। और जैसे कि हमें ट्यूमर सेल्स देखने हैं तो ट्यूमर सेल यानी कि कैंसरस सेल जो हैं वो नॉर्मल सेल से उनकी मॉर्फोलॉजी अलग होती है, मतलब उनकी मॉर्फोलॉजी का मतलब बनावट उनकी अलग होती है, उनका टेक्सचर अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम किसी कैंसर सेल की स्टडी करते हैं तो हम उसमें ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बहुत सारे एडवांटेज हैं। वो क्या है कि इसका मैग्नीफिकेशन बहुत अच्छा होता है और रेजोल्यूशन भी बहुत अच्छा होता है। ये बात याद रखिएगा आप लोग कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इसका रेजोल्यूशन जो है ये इन कंपैरिजन टू स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये हो गई, इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि इसमें इंफॉर्मेशन जो है कंपाउंड स्ट्रक्चर की भी मिल जाती है। तो स्ट्रक्चर की भी जो है हम पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको एक साथ व्यू कर सकते हैं। मतलब कंपाउंड स्ट्रक्चर का मतलब हमें उस स्ट्रक्चर की जो है पूरी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और इसमें क्या होता है, बहुत डिटेल्ड इमेज हमें मिलती है। और डिटेल्ड इमेज के साथ साथ क्या है, हमें एक हाई क्वालिटी की इमेज मिलती है। इतने सारे एडवांटेजेस होने के बाद इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये बहुत बड़ा होता है और बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो सारी लेबोरेटरीज़ में हम इसका यूज़ नहीं कर सकते, हम इसको बाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए हमें बहुत सारा फंड चाहिए इसे बाई करने के लिए। दूसरी चीज़ क्या होती है, इसमें जो सैंपल प्रिपरेशन होता है जैसे कोटिंग वगैरह हो गई, ये सारी फिक्सेशन और स्टेनिंग हो गई, तो ये करना बहुत एक लेबोरियस टास्क है, इसको करना कोई आसान प्रोसेस नहीं है। तीसरी चीज़ क्या हो गई कि इसको चलाने के लिए, इस माइक्रोस्कोप को, इसका स्पेसिमेन प्रिपेयर करने के लिए हमें एक स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। हर कोई इसे नॉर्मली, जैसे हम लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ कोई भी कर सकता है थोड़ी सी जानकारी से, तो इसको ऐसा नहीं है कि हम इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए होगी। इसको रखने के लिए हमें पूरा एक रूम चाहिए, मतलब कि इसकी एक स्पेशल मेंटेनेंस चाहिए और हाउसिंग भी चाहिए है। इसमें एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये कलर इमेज नहीं दे पाता, ये ऑलवेज ब्लैक एंड वाइट इमेजेस जो है वो फॉर्म करता है। और एक डिसएडवांटेज ये भी है कि ये 2D इमेजेस देता है, 3D इमेज ये नहीं दे सकता है। तो आज हमने यही डिस्कस किया। तो अब कल की क्लास में हम जो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, थैंक यू।